नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में हिमांशु सर में। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके लिए बीजगणित के और कुछ प्रश्नों को लेकर, जो कि आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके एसएससी के एग्ज़ाम के लिए। एसएससी में जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल एवं और भी जो रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। खास करके ये वीडियो जो है एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित है। तो आप लोग जो एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, वे ध्यानपूर्वक देखें कि किस किस प्रकार के प्रश्न जो अलजेब्रा से आपको एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसी टाइप के कुछ प्रश्नों का जो है आज हल लेके मैं आया हूँ। तो आप लोग जो है इसको ध्यानपूर्वक देखें और सीखें इसका हल करने, कैसे करके इसको हल किया जाता है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग अलजेब्रा से कुछ गणित जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और एक विनती है आप लोगों से कि जिन्होंने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिए हैं वे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 में x प्लस 1 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। तो इस तरह के मैथ्स जो है हम लोग 8 क्लास में पढ़े हैं। क्लास 8 में अगर आप लोग अच्छा से पढ़े हैं तो निश्चित तौर पर इसका जो है हल आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। और जो अपने पिछले पढ़ाई को भूल चुके हैं, अभी तैयारी में लगे हुए हैं, इन सब क्लासों के बारे में किसी को याद नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं विशेष करके कहता हूं कि आप लोग जो है अपने पिछले क्लासों के, यानी कि 8 क्लास से लेके 10th क्लास तक के जो है मैथ को ठीक से अगर रिवीजन करते हैं तो आप लोगों को ज्ञात हो जाएगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को जो है किस प्रकार से हल किया जा सकता है। तो देखिए, इसको बनाने का नियम क्या है ना, कह रहा है जैसे यहाँ पे एक बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद को x प्लस 1 के साथ हमको भागा करना है। तो भागा जैसे हम लोग करते हैं, भाग करने का जो विधि है उसी विधि से इसको भी हम लोग करेंगे। x प्लस 1 के साथ भागा करना है एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को। ठीक है, इसमें देखिए भाग देने का इसमें नियम क्या होता है, जैसे हम लोग उसमें जो साधारण भाग होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जिससे भागा करते हैं उसके साथ यहाँ पे हम पहला वाला संख्या देखते हैं। तो यहाँ पे पहला संख्या नहीं लिखा है, एक पद दिया हुआ है एक्स क्यू, और ये इसका पहला पद है x। इस x को हम कितना के साथ गुना करें कि एक्स क्यू प्राप्त हो, तो इसको हम गुना करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ। एक्स स्क्वायर के साथ यदि x को गुना करते हैं, मतलब इस पूरा पद को गुना करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर के साथ। एक्स स्क्वायर के साथ इसको अगर गुना करते हैं तो होता है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अब इस तरह से एक लकीर खींच दिए, जिस तरह से भागा में हम लोग घटाते थे ठीक इसी प्रकार से इसको भी घटाना है। तो इसको घटाने का नियम क्या है, यहाँ पे जो चिन्ह आपका पहले से है वो चिन्ह बदल जाएगा जब हम घटाव कर रहे हैं तब। तो यहाँ पे प्लस है, प्लस का उल्टा हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है, इसका उल्टा हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये दोनों तो कट जाएगा। यहाँ पे बच गया हम लोग का क्या, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों में एक ही जैसा चिन्ह है तो दोनों जुड़ जाएगा आपस में। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, लेकिन चिन्ह यहाँ पे लगेगा माइनस, और दोनों में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रह जाएगा प्लस एक्स माइनस 2, इतना बच गया। अब हमको देखना है ये पद माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर हमको लाना है। इसको कितना से गुना करेंगे, पहला वाला पद को माइनस 3x के साथ, माइनस 3x के साथ ये दोनों पद को गुना करके यहाँ लिख देते हैं, माइनस 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3x, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा। ये यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे भी प्लस है, दोनों जुड़ जाएगा, 3 और 1 4, 4x माइनस 2। अब हमको लाना है 4x, यहाँ पे है x, इसको कितना से गुना करेंगे 4 के साथ। 4 के साथ गुना करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 4। अब ये घटने का नियम, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये कट गया, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे प्राप्त हो जाता है -6। ये हो गया शेषफल, या फिर शेष कह सकते हैं इसको, और ये जो है ये है भागफल।
ये है भाजक और ये है भाज्य। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार हम लोगों से पूछ रहा है शेषफल, तो शेषफल कौन ये है, -6 है, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखते हैं और कुछ प्रश्नों का हल जो हम लोग जो है बहुत पीछे छोड़ के उनको जो है आ चुके हैं अभी नए स्टेज में। तो अभी इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान कोई नहीं देते हैं, जिसके चलते इसको बनाने में हम लोगों को असुविधा होती है, जबकि ये भी एक साधारण विधि है। इस विधि के अनुसार ही इस तरह के भाग को हम बहुपदों का भाग जो है कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और दूसरा किस टाइप का प्रश्न है उसका हल हम कैसे करके कर पाते हैं, है ना। देखिए दोस्तों, इसी प्रश्न का हम एक दूसरे तरीके से भी हल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? जो ये वो विधि है जिसका उपयोग हम लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए करते हैं। अब उस विधि के बारे में मैं बता रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने चर्चा किया वो था बेसिक विधि, गणित को जो है सही समझने का तरीका, उस तरीका से उसको बनाया जा सकता है। लेकिन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए हम उतना समय व्यर्थ नहीं करेंगे और उसके लिए जो है आसान तरीका क्या खोज के निकाले। देखिए, इसको आप कर सकते हैं क्या, यहाँ पे जैसे को कह रहा है कि ये जो बहुपद है, इस बहुपद को हमको x+1 से भागा करना है, तो इसमें शेषफल क्या बचेगा। इसमें तो संकेत दे ही रहा है कि इसमें शेषफल कुछ ना कुछ बचेगा। तो शेषफल हम मान लेते हैं कि इसमें शेषफल नहीं बचेगा। अगर शेषफल नहीं बचेगा तो इससे ये पूरा पूरी भागा होना चाहिए। तो इससे ये पूरा पूरी भागा होने का अर्थ क्या है कि इसका एक गुणनखंड है। तो यदि इसका एक गुणनखंड है, हम मान लेते हैं कि ये यदि इसका एक गुणनखंड है, तो x+1 का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा। कब? जब x इसका जो वैल्यू निकलेगा, यानी कि x बराबर जब हम लिखेंगे -1, ये -1 अगर इसमें हम पुट करते हैं तो इस पूरा इक्वेशन का वैल्यू भी 0 आना चाहिए। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं x³ - 2x² + x - 2 = 0। टोटल इसका वैल्यू x जब हम -1 रखेंगे यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका जो है वैल्यू टोटल 0 आना चाहिए। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, x का जो वैल्यू है -1 इसको पुट कर देते हैं। -1 यहाँ पे बैठाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 × -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा -1 - 2 = 0। अब देखिए, -1 को 3 बार गुना करेंगे तो यहाँ पे होगा -1 प्लस यहाँ पे है माइनस। अब यहाँ पे देखिए, माइनस का 2 बार गुना करेंगे तो -1 का, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। +1 का माइनस के साथ गुना करेंगे तो -2 ही रहेगा ये। उसके बाद फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस -1 - 2 = 0। ये =0 नहीं लिखने से भी चलेगा। यहाँ पे केवल समीकरण को दर्शाने के लिए कि यदि x का हम मान -1 रखते हैं तो इसका वैल्यू जो है 0 आना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसको देखिए, अगर हम लोग जोड़ते हैं, चलो ठीक है यहाँ पे 0 रहने देते हैं। 2 4 5 और 1 6, सब में माइनस लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 0, चूंकि 0 के बराबर ये नहीं आया, इसका मतलब क्या, इतना शेष बचेगा। इतना शेष रहने के कारण जो है इसका वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, यानी कि x+1 से ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। तो अतः शेषफल कितना हुआ, ये जो यहाँ पे हम लोग का बच गया, इसी को हम लोग शेषफल कहेंगे। शेषफल -6, इस प्रकार से इसका आंसर हम बना सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए, एक प्रश्न है, यदि समीकरण 2x² + 8x + m = 0 के मूल समान है तो m का मान क्या होगा। ये प्रश्न जो है द्विघात समीकरण, ये क्लास 10th के मैथ से जो है सवाल है। क्लास 10th में द्विघात समीकरण एक चैप्टर है, उस चैप्टर का ही ये गणित है। इसमें देखिए, इसको देख के ही समझ लेना है आपको कि ये कौन चैप्टर का मैथ है। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी घात देखिए, इस तीनों पद में सबसे बड़ी घात 2 है, ठीक है, और इसमें मूल का जिक्र हो रहा है, तो ये द्विघात समीकरण में ही होता है। ये द्विघात समीकरण के लिए ही संभव है, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण का प्रश्न है। और
इसका हल देखिए कैसे करके कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि मूल समान है, तो जिस द्विघात समीकरण का मूल समान होता है उसमें d का मान जो होता है, d यानी कि विवेचक, पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। विवेचक, सबसे पहले आप लोग जानिए कि द्विघात समीकरण क्या होता है। देखिए द्विघात समीकरण जो होता है, विवेचक को कहा जाता है d, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो ये b² माइनस 4ac कहाँ से आया ना, एक द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात समीकरण का वास्तविक रूप होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हम लिख सकते हैं इस तरह से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है द्विघात समीकरण का वास्तविक रूप। इसी रूप में द्विघात समीकरण होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ax², इसके जगह पर a के जगह पर है 2, bx के जगह पर है, b के जगह पर है 8 और c के जगह पर है m, ठीक है ना। इसी c का मान हम लोगों को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो द्विघात समीकरण का वास्तविक रूप हम जानेंगे तभी तो इसका हल ज्ञात कर पाएंगे। अब यहाँ पे दूसरी बात आती है कि मूल, यहाँ पे कह रहा है कि मूल समान है। तो मूल समान कब होता है, जब d का वैल्यू, ये जो d हम लोग लिखे हैं विवेचक, विवेचक का मान, d का मान जो होता है वो जब 0 होता है, ठीक है ना। इसका मान जब 0 होता है, यानी कि d इक्वल टू, इस फॉर्मूला से यदि हम लोग फाइंड कर पाएँ कि d का वैल्यू कितना आया, d का वैल्यू अगर 0 आता है तो उस स्थिति में हम कहेंगे क्या कि द्विघात समीकरण का मूल समान होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग को समझ में आ रहा है, यहाँ पे 2 फॉर्मूला, एक d इक्वल टू 0 हम लिखेंगे, d इक्वल टू 0। ये क्यों लिखें, यहाँ पे कह रहा है मूल समान है, तो मूल समान इस स्थिति में होता है। अब d के लिए हम लोग इस वैल्यू को जो है बैठा सकते हैं। d के लिए क्या लिखेंगे, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, या b का वैल्यू कितना है, यहाँ पे b है, b के जगह पर 8 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए 2 इंटू c का वैल्यू है m इक्वल टू 0। इस तरह से बैठा लेंगे। अब इसको हम लोग हल कर देंगे, इसको हल करने से ही इसका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 माइनस 8 दूनी 16 m इक्वल टू 0, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस 16m इक्वल टू, इसको ले जाएंगे उधर तो माइनस 64 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, या m इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 64/16, 4 से दोनों डिवाइड होगा, 16 से भी तो डिवाइड हो जाएगा, 16 चौके 64, m का वैल्यू कितना आया 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से इस गणित को हम हल कर सकते हैं। दोस्तों, तो और अधिक डिटेल से समझना हो गणितों को तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम याद रखें, मैथ्स बाय हिमांशु सर। इस चैनल के माध्यम से आपको गणित का जो है बेसिक समझाया जाएगा। आपको इस चैनल से जुड़ने के बाद गणित का बेसिक समझ में आएगा, गणित के ट्रिकों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो आप लोग ज़्यादा देरी न करते हुए मेरे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक प्रश्न है, ए क्यू प्लस बी क्यू को ए प्लस बी से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा। तो इसमें आप लोगों को इसको हल करने से पहले आपको याद होना चाहिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। इस फॉर्मूला के बेसिस पर ही ये पूरा गणित टिका हुआ है। इसका फॉर्मूला यदि हम नहीं जानेंगे तो इसको हल नहीं कर पाएंगे। देखिए, इसको हम बनाएंगे कैसे, लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू बाई ए प्लस बी। प्रश्न का यही अर्थ है, इस रूप में पहले लिख लिए। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है उसको यहाँ पे पुट करेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू के बदले हम लोग लिख सकते हैं
ए प्लस बी होल ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय नीचे में है ए प्लस बी। ये और ये कैंसिल आउट, बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यदि आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला याद है तो आप इसको आंसर में देखते ही समझ जाइएगा कि यही होगा इसका आंसर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे लिखा रहेगा वही हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से इसका आंसर हम ज्ञात कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है एक्स क्यू प्लस 3x बाई 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 341 बाई 91। तो इस तरह के जब भी आपको प्रश्न दिखे, इसमें कह रहा है कि x का मान क्या होगा। इसको निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा ना, ये जो ऊपर वाला पद है इसको पहले लिखिए एक्स क्यू प्लस 3x, अब नीचे वाला पद को ऊपर में जोड़ के लिखिए 3x स्क्वायर प्लस 1। नीचे में क्या करना है, ऊपर वाला पद को पहले लिखिए एक्स क्यू प्लस 3x और नीचे वाला पद को घटा के लिखिए यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पर भी वही करना है 341 जोड़ 91 बटे 341 घटा 91, ऐसे लिख दिए। अब देखिए इससे क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला बन गया किसका ना, a प्लस बी का होल क्यूब, और इसका बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ पे देखिए जोड़ते हैं 2 9 4 13 3 और 1 4 432, इसको जोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए 0 5 250। ये दोनों जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसको और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 एकम 2 6 दूनी 12 216। यानी इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 x माइनस 1 इसका होल क्यूब, दोनों में क्यूब है, इसका होल क्यूब कर दिए। अब यहाँ पे देखिए 216 और 125, इसको हम लिख सकते हैं 6 गुना 6 गुना 6 यानी कि 6 का क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब, ये दोनों का भी होल क्यूब। ये क्यूब क्यूब कैंसिल, तो बच गया क्या हम लोग के पास x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू 6/5। अब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करना है, तो इसके साथ इसको करेंगे तो 6x माइनस 6 हो जाएगा, इसके साथ इसको करेंगे तो 5x माइनस 5x प्लस 5 हो जाएगा, या 6x और 5x ये दोनों घटेगा तो कितना बचेगा x, यहाँ पे 5 है 6 को उधर भेज देंगे तो प्लस 6 हो जाएगा, तो 6 और 5 का ऐड करके कितना हो जाएगा 11, यानी कि x का मान कितना होगा 11। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए एक प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का न्यूनतम रूप क्या है। तो इसको हम न्यूनतम रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये दोनों को हमको गुणनखंड करना होगा, यानी कि दोनों का फैक्टर निकालना होगा, ठीक है ना। दोनों का फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालने का देखिए पहला तरीका क्या होता है, अगर इस तरह का कोई बहुपद दिया रहे, उस बहुपद का फैक्टर निकालना है तो उसके लिए पहला पद जो है, पहला पद से अंतिम पद, ये दोनों का पहले पहला पद का जो गुणज है उसके साथ अंतिम पद को गुना करना है। ये दोनों को गुना करेंगे तो हम लोग को कितना प्राप्त हो जाएगा 12। अब इस 12 को फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे, ठीक है ना, इसको फैक्टर के रूप में तोड़ना है, और ये चिन्ह यहाँ पे दर्शाता है कि ये दोनों फैक्टरों को हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे। यहाँ पे जोड़ चिन्ह अगर रहा तो दोनों फैक्टरों को जोड़ के ये बीच वाला अंक आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 12 को हम तोड़ते हैं, 3 और 4, देखिए 3 और 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसीलिए इसके बदले हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर
माइनस 7 के बदले लिख सकते हैं 3 + 4, यहाँ पे x है प्लस 12, इसको लिख दिए। और नीचे में जो है हम लोग का उसको भी उसी तरह से फैक्टर के रूप में तोड़ना है। जैसे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे है 20 को तोड़ेंगे तो 4 और 5 आएगा, 4 और 5 को ऐड करने से 9 आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 + 5, ठीक है, x प्लस यहाँ पे है 20। अब इसको लिख सकते हैं हम ऐसे x² माइनस, देखिए 3 के साथ x का गुना हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 4 के साथ x का 4x प्लस 12, नीचे में लिखेंगे x² माइनस 4x माइनस 5x प्लस 20। अब ये दोनों से कॉमन क्या आएगा, x² माइनस 3x से x कॉमन आएगा, x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग का बचेगा x माइनस 3 माइनस ये दोनों से कॉमन आएगा 4, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 3, नीचे में x कॉमन लेते हैं ये दोनों से, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 4, यहाँ से 5 कॉमन लेते हैं -5, तो यहाँ पे अब बचेगा x माइनस 4, ठीक है। अब देखिए ये और ये कॉमन है, इसको एक बार लिखिए x माइनस 3, बचा क्या x माइनस 4, यहाँ पे x है यहाँ पे -4, इसको लिख दिए। उसी तरह से नीचे वाला x माइनस 4 और x माइनस 5, ये और ये कट गया, ऊपर में क्या बचा x माइनस 3, नीचे में क्या बचा x माइनस 5, ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से इसका हल हम कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए एक प्रश्न है, उन दो संख्याओं को ज्ञात करें जिनका मध्य अनुपाती 12 और तीसरी संख्या 324 है। कह रहा है कि दो को संख्या ज्ञात कीजिए जिनका मध्य अनुपाती 12 है और तीसरी संख्या जो है इनके बीच में वो 324 है। तो ये होता कब है, जब अनुपात में संख्याएं हों। मतलब इसमें कह रहा है प्रश्न में कि तीन संख्याएं हैं, तीनों के बीच में जो है समानानुपाती है। तो समानानुपाती कब होता है, जब हम ऐसे लिखते हैं a अनुपात b और 4 गो बिंदु, उसके बाद फिर b अनुपाती c, 3 गो संख्या के बीच में ये संबंध होता है, ठीक है। तो इसमें से दो संख्या पहला दिया हुआ नहीं है, पहले हम लोग मान लेते हैं उसको, माना दो संख्याएं a और b है, ठीक है, a और b है। तो प्रश्न अनुसार प्रश्न में जो कह रहा है कि उन दो संख्याओं को ज्ञात करें जिनका मध्य अनुपाती 12 है, तो मतलब ये दो गो संख्या के बीच में ही जो है तीन संख्या का यहाँ पे तुलना कर रहा है। मतलब बीच वाला संख्या यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे है हम लोग का a और b और यहाँ पे बीच में कोई एक संख्या है, ठीक है ना, बीच में कोई एक संख्या है k, ठीक है, इसका मान दिया हुआ है 12 और ये a और b और k के बीच में जो है समानानुपाती है। तो इसको समानानुपात में हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि k का मान जब हम निकालेंगे, ये k का मान जो 12 दिया हुआ है, ये k बराबर क्या होगा, √a और b होगा। ये मध्य अनुपाती का सूत्र होता है, यानी कि बीच में अगर कोई संख्या है a b और c है तो उसमें b का मान जो होता है यानी कि b² बराबर होता है b² बराबर होता है ac, यानी कि ये और ये, ठीक है, इसका और इसका गुणनफल ये बीच वाला का स्क्वायर, हाँ स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं क्या कि 12 बराबर, या तो ऐसे लिखिए √ab बराबर 12 का √ab बराबर 12, ये दिया हुआ है प्रश्न में, ये दोनों का मध्य अनुपाती 12 है। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट को अगर हटाते हैं
तो यहाँ पे हो जाएगा AB और यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो AB बराबर हम लोग का मान हो गया कितना, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब देखिए प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि ये जो तीन गो संख्या है A, B और C, ये तीनों के बीच में संबंध कैसे होता है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A बटे B बराबर B बटे C। तो इसमें C का मान दिया हुआ है, या यहाँ पे हम लिखते हैं A बटे B बराबर B बटे C का मान है 324। तीसरी संख्या यहाँ पे दिया हुआ है ना 324, 324 यहाँ पे बैठा देते हैं। अब देखिए देखिए इसके साथ इसका गुना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं B स्क्वायर बराबर 324 गुना A। अब जो यहाँ पे इक्वेशन 1 हम लोग लिए हैं, इसमें से अगर हम A का वैल्यू निकालते हैं तो A बराबर क्या हो जाएगा 144 बटे B। तो इसको हम यहाँ पे बैठा सकते हैं B स्क्वायर इक्वल टू 324 इंटू A के बदले क्या लिख सकते हैं 144 बटे B, 144 बटे B। तो ये B का जो है इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का क्या BQ। तो BQ बराबर कितना, इसका गुना 324 गुना 144। तो B बराबर कितना हो जाएगा, इसका पूरा का रूट हो जाएगा। इसका हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे B, तो B इक्वल टू हो जाएगा 36। ठीक है, 36 हो गया B का वैल्यू। अब B का वैल्यू को यदि हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा A इक्वल टू 144/36। इससे इसको भागा करते हैं तो हो जाएगा 4। तो A इक्वल टू हो गया 4 और B इक्वल टू हो गया 36, यानी कि जो संख्याएं निकालने बोला था वो सब क्या क्या होगा, A बराबर हो जाएगा 4 और B बराबर हो जाएगा 36। ये होगा आपका आंसर। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो और मेरे आने वाले वीडियो को ज़रूर देखा करें, जिसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मेरे चैनल का नाम याद रखिए, मैथ्स बाय हिमांशु सर। इस चैनल के माध्यम से जो है आपको गणित का बेसिक भी समझ में आएगा और गणित के ट्रिक के बारे में भी बताया जाएगा। तो आप लोग जो है प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से इस चैनल को देखें तो आप लोगों को मैथ के दोनों ही तरह के जो हैं सवाल इसमें मिल जाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जिन्होंने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग देखते रहें और सीखते रहें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।